चूँकि लंबे समय से भारत में हम देख सकते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का डिमांड होते आ रहा है। चूँकि हम देख सकते हैं कि भारत में जो पहला चुनाव 1952 में हुई थी, तो 1952 से लेकर के यदि हम देखें तो 1967 1967 तक का जो हमारे भारत का जो चुनाव था वह कहीं न कहीं माना जाता है कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव ही था। और क्योंकि इस समय तक हमारे भारत में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों का विधानसभा का चुनाव हो, ये दोनों एक साथ हमारा चुनाव होती थी। लेकिन 1967 के बाद हमने देखा कि देश में बहुत सारे लोग राज्यों की जो विधानसभा थी वो 5 साल से पहले वो कहीं न कहीं विघटित हो जाती है। तो विघटित होने के बाद हमारे यहाँ जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो एक प्रसंग चलते आ रहा था, एक लंबा कह सकते जो इतिहास आ रही थी, वह 1967 के बाद ब्रेक हो जाता है। और इसी को देखते हुए अभी पुनः देख सकते हैं मोदी सरकार में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहुत लंबी कह सकते बहस भी होती है। एक लंबी बहस के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव लाने की प्रयत्न भी किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के एक हमारे यहाँ कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे थे। और अभी अभी आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो आपका मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी की अभी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। तो इस रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया कि आखिर ठीक है, मानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में होता है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सबसे पहला हमारा प्रश्न ये होता है कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद होंगे, ध्यान देंगे, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद होंगे जिसमें परिवर्तन करने की बात होगी, कहाँ कहाँ परिवर्तन किया जाएगा और कहाँ कहाँ संशोधन किए जाएंगे। ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। चूँकि आज देखा जाए तो आज सुबह मॉर्निंग से कुछ बच्चों का हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है कि सर एक राष्ट्र एक चुनाव से कौन कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन होगा। तो मेरे दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव और एक राष्ट्र एक चुनाव में के लिए हमारा संशोधित जो होगी वह कौन कौन अनुच्छेद होगा, इससे क्या प्रभाव पड़े, ये सारे गतिविधियों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे। आज का डिस्कशन है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संशोधित होने वाले हमारा अनुच्छेद। चूँकि हम देख सकते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की यदि हम बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव में हम देख सकते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हमारे हैं, इनको भी रिपोर्ट सौंपे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और इसमें टोटल 18,626 पेज है। याद रखिएगा एग्जाम के लिए कि 18,626 पेज का उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है जो वन नेशन वन इलेक्शंस को बात करती है। और अब इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो हमारा 5 कौन कौन से अनुच्छेद होंगे जिसमें इसमें संशोधन किए जाएंगे, जिससे कि एक देश एक चुनाव आसानी पूर्वक या कर सकते हैं स्मूथली उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है, कौन कौन ऐसे अनुच्छेद होंगे जिसमें परिवर्तन किया जाएगा, इस पे बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला यदि देखा जाए तो हम अनुच्छेद 83 की बात करेंगे, 83 का। तो 83 अनुच्छेद में आप देखिएगा तो 83 लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए प्रावधान करता है। जहाँ पर देखिएगा, चूँकि हम सभी को पता है कि लोकसभा के लिए जब नियम देखें तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है, वहीं राज्यसभा की देखा जाए तो 6 साल होता है। अनुच्छेद 83 का 2 में आप देखिएगा तो इसमें प्रावधान किया गया है कि इसका जो कार्यकाल को जरूरत पड़ने पर 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है लोकसभा के लिए, चूँकि आप देख सकते हैं 1942वां संविधान संशोधन में भी ऐसा हुआ था। और अनुच्छेद 83 में यदि देखें तो राज्यसभा को भंग होने से बचाता है, अर्थात राज्यसभा जो होता है हमारा परमानेंट सदन होता है और लोकसभा जो होता है वो हमारा नॉन परमानेंट होता है। यानी 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का जो भी सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होती है। तथा प्रत्येक 2 वर्ष पे आप देखिएगा तो जो भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसका देखेंगे तो हम कहेंगे कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वह प्रत्येक 2 साल पे रिटायर्ड होते हैं और नए जो सदस्य होते हैं, नए सदस्य जो होते हैं उसमें अपॉइंट होते हैं, यानी नए सदस्य को चुनाव होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी भी राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक अस्थायी सदन है। वही यदि अनुच्छेद हम 85 की बात करें, 85 की बात करें, तो यहाँ पर यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का पूर्ण अधिकार है। और इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया है कि सदन के सत्र बुलाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होगा। लेकिन आप सभी को पता होनी चाहिए कि 2 सत्र जो होता है लोकसभा का उसमें 6 महीना का गैप से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीना से पहले 2 सत्रों का बुलावा राष्ट्रपति कर लेते हैं। वहीं यदि हम अनुच्छेद 172 की बात करें तो 172 में कहा जाता है कि राज्यों की जो विधानसभा के लिए जो प्रावधान किए गए, इसमें कहा गया क्या कि राज्यों की जो विधानसभा की जो पहली बैठक होती है उससे ये लगातार 5 वर्षों तक ये जारी रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि राज्यों की विधानसभा भी 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। तो देश की संसद विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है, उससे अधिक बढ़ा नहीं सकता। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 172 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद यदि हम 174 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 85,
जो कि संसद के संबंध में जो भी शक्तियां राष्ट्रपति को देता है, ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 174 जो होता है वो विधानसभा को भंग करने या उस सत्र को बुलाने या आहूत करने का जो अधिकार होती है वह राज्यों के राज्यपाल को देता है। अब यदि मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 327 की बारे में, तो अनुच्छेद 327 कहता है कि समय समय पर लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा हैं के चुनाव से संबंधित कुछ ऐसे मामले होते हैं, उनके प्रावधान किए गए हैं और इसमें मतदाता जो सूची तैयार करने की बात होती है, परिसीमन आयोग का गठन की बात होती है या सदन के गठन को सुनिश्चित करने का भी अधिकार जो होती है वह अनुच्छेद 327 देता है। अब होता है कि यह बदलाव जो होगा, यह बदलाव से क्या क्या होंगे, तो चूँकि मैं वन नेशन वन इलेक्शंस का एक कट्टर कह सकते हैं कि हम एक सपोर्टर भी हैं, तो यदि देखा जाए इस रिपोर्ट को जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह सिर्फ देखिएगा तो लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा का जो कार्यकाल है इसमें बदलाव करना है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि संशोधन का जो उद्देश्य है वह है कि सदन के समय सीमा को 5 साल से ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अनुच्छेद 83 हुआ, अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 172 के साथ साथ अनुच्छेद 174 यदि देखें तो इसमें संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि यदि लोकसभा या मैं बात करता हूँ विधानसभा यदि भंग हो जाती है और मध्यावधि यदि चुनाव होते हैं तो दूसरी चुनी जो सरकार होती है सिर्फ उतने ही समय तक के लिए काम करेगी जितना समय 5 साल पूरा होने में बचा हुआ है, अर्थात शेष है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई सरकार 2.5 साल बाद ही भंग हो जाती है तो अगली जो चुनाव होगी या अगली जो सरकार चुनी जाएगी वह केवल 2.5 साल के लिए ही चुनी जाएगी। तो 5 साल पूरे होने पर एक चुनाव होंगे, ध्यान देंगे। अब अनुच्छेद 327 में यह प्रावधान किया गया है या कह सकते हैं इसमें संशोधन कर परिसीमन के बाद एक साथ निर्वाचन शब्द जोड़ने की बात की गई है। अर्थात कह सकते हैं कि सभी राज्यों विधानसभा लोकसभा के जो चुनाव होंगे और उसके बाद यदि देखिएगा तो रामनाथ कोविंद में भी स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव के ठीक 1 महीना के अंदर आपको राज्यों में जो हमारा स्वशासन यानी ग्रामीण होता है या कह सकते हैं कि हमारा जो लोकल गवर्नेंस होता है जिसको आप पंचायती राज कहते हैं उसे 1 महीना के अंदर उसका भी चुनाव करा लेना है। तो मुझे लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शंस है इससे कुछ हो या ना हो, इससे हमें लगता है कि देश के जो इंटीग्रिटी होगा, देश का जो हमारे संसाधन होंगे इसका एक सही उपयोग होगा, साथ ही साथ देश का जो हमारा नेशनल ग्रोथ होती है उसमें भी इसका वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत बड़ा हमको लगता है सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि देश के हर नागरिकों को एक देश एक चुनाव, और देश के नागरिक तो खैर कहना नहीं है, देश के नागरिक तो देश के प्रतिनिधि को चुनने को तैयार ही है। मुझे लगता है कि देश के जितने भी अन्य पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां, उनको ये आंख बंद करके कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की इंटीग्रिटी और देश का जो विकास होता है वह विकास एक व्यक्ति से नहीं होता, केवल वो केंद्र की सरकार सत्तारूढ़ सरकार से नहीं हो सकती, बल्कि विपक्षों का भी इसमें जो समायोजन होता है समायोजन करने के साथ ही हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसी तरह नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। आप सभी से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।